नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। पाब्लो नेरुदा लिखते हैं, मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूँ जो बसंत चेरी के पेड़ों के साथ करता है। पूरी कविता में प्रकृति के बिंब नायक के प्रेम की अनुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। नेरुदा को साहित्य का नोबेल मिला था। वहीं अपने जीवन की एकमात्र उपलब्धि किसी विशेष परिवार में किसी विशेष समय काल में पैदा होकर उसी के सहारे अपने पूरे व्यक्तित्व को दो बैलों के पालों में अकेले ही खींच कर ले जाने वाले राहुल गांधी भी कविता करते हैं। ये बात और है कि नेरुदा की ही तरह उनकी भी कविताएं विलक्षण होती हैं, कारण भले ही अलग हों। राहुल गांधी की एक कविता देखिए। मोदी सरकार के लिए अलग विचार रखने वाले विद्यार्थी देशद्रोही हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी श्रमिक कोरोना वाहक हैं, बलात्कार पीड़िताएं अनाम हैं, आंदोलनरत किसान खालिस्तानी हैं और क्रोनी कैपिटलिस्ट सबसे अच्छे मित्र हैं। ला बेले डेम्स ऑन मर्सी लिखने वाले कवि जॉन कीट्स कहते हैं कि कविता अगर इतनी सहजता से ना आए जैसे पत्ते पेड़ों पर आते हैं तो अच्छा है कि वो लिखी नहीं जाए। राहुल गांधी की सहजता और उनका ये बहाव ही उन्हें विलक्षण बनाता है। उन्हें किसी भी बात पर कविता आ जाती है तो कांग्रेसी, लेकिन वामपंथी चिरकुटों वाले शब्दों के प्रयोग से वो कभी भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप किसी ट्वीट में किसान, मजदूर, छात्र, लड़की, नागरिक आदि लिख दें तो 2-3 साल में 17-18 नॉवेल मिल सकते हैं। कविताओं को लेकर फेसबुक के मित्र राजीव मिश्रा लिखते हैं, किसान अन्न उपजा रहा है तो आपको खाने को मिल रहा है। वेनेजुएला में किसानों ने उपजाना बंद कर दिया तो लोग भूखे मर रहे हैं। ये लिखना एक सेंटिमेंटल बात है, पर निष्कर्ष गलत है। एक कोमल हृदय कवि आपके दर्द पर पिघलकर बहुत ही मार्मिक कविता लिख देगा, पर उससे आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी। एक निष्ठुर कठोर हृदय डॉक्टर भी अगर तार्किक होगा तो आपकी बीमारी और उसका इलाज बता सकेगा। बाकी आपको पता ही है कि 10 साल के समाजवाद ने वेनेजुएला की तेल आधारित अर्थव्यवस्था से नागरिकों को फ्री खाने की आदत लगाई और सारे उद्योग सेवाएं ऐसी बर्बाद हो गई कि अब वहाँ 90 से 95% जनता गरीबी से जूझ रही है। कविता करने वाले नेता लोग यही चाहते हैं। उन्हें अचानक उन किसानों से प्रेम हो जाएगा जिनके घरों से सैकड़ों लोग उनकी ही बनाई नीतियों के कारण आत्महत्या करते रहे। राहुल गांधी ने 5 पंक्तियों में मोदी सरकार का पंचनामा किया, जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने को मतभिन्नता कहा गया है। प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वाले, भीमा कोरेगांव में हिंसा करने वाले, दलित आंदोलन के नाम पर 14 लाशें गिराने वाले चिंतित नागरिक हैं जो नक्सलियों द्वारा सैकड़ों जवानों की घेर कर की गई हत्या पर जश्न मनाते हैं। श्रमिकों को पूरे देश से एक से दूसरे जगह ले जाने को विवश करने के बाद सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की चिंता जताने पर उन्हें कोरोना वाहक कहने का झूठा आरोप लादा गया है। राजस्थान में बलात्कार के आंकड़ों की अनदेखी करते हुए हाथरस को उछालने की कोशिश करने वालों को पीड़िताओं का हितैषी बताया गया है। फुट मसाज, पिज्जा, सिनेमा का आनंद लेते हुए मोदी तू मर जा ये गाने वालों को किसान बताया गया है। जिन कंपनियों ने करोड़ों के घरों का चूल्हा जला रखा है, रोजगार दिया है, वो क्रोनी कैपिटलिस्ट है। वो राहुल बाबा है। वो कुछ भी कह सकता है कि तर्ज पर हाल ही में अर्थशास्त्री और युद्ध मामलों के जानकार बने, प्रधानमंत्री बनने के लिए ही अवतरित हुए बुजुर्ग युवा फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर अति चिंतित हैं। लेकिन जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि कविता कहने से वस्तुस्थिति नहीं बदलती, नहीं प्रेम पर सुंदर पुस्तक लिखने वाला अपनी पत्नी को प्रेम करता है ऐसा जरूरी हो। तो राहुल गांधी भी ऐसे शब्द अवश्य लिख सकते हैं, या पैसे हों तो लिखवा सकते हैं, लेकिन थोथा चना बाजे घना वाली बात हो जाती है। किसानों की चिंता करना अनुचित नहीं है। नेताओं के लिए तो किसान और उनके मुद्दे अत्यंत ही आवश्यक हैं, लेकिन समस्या यह है कि ट्विटर से ही देश बदल देने वाले राहुल और मीम से चुनाव जीतने की आशा रखने वाली कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर तो छोड़िए, अपनी पार्टी को भी लेकर कभी चिंतित नहीं रहे। अगर होते तो 10 नवंबर को बिहार में पृष्ठभाग का बंदर छाप बन जाने के बाद 2 दिन का स्वावलोकन और मंथन शिविर लगाते। ये बात और है कि वहां 2-4-10 नेता हार की जिम्मेदारी सर पर ले लेते और राहुल सोनिया को अपना माय बाप ही घोषित करके चले आते, लेकिन करना तो चाहिए था। अब देखिए कि बिलों को लेकर राहुल गांधी के ब्रह्मांड हिला देने वाली न्याय स्कीम के सूत्रधार, सलाहकार, नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने गजब की गूढ़ बात कह दी। उन्होंने कहा है कि किसानों को लेकर बने कानूनों में कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि किसानों में सरकार को लेकर विश्वास नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के समय में इन कानूनों को लाने का कोई औचित्य नहीं है। नोबेल विजेता है तो वो ऐसे कुतर्क कह सकते हैं, लोग सुन भी लेते हैं, लेकिन बनर्जी को यह बताना चाहिए कि जब कानून सही हैं
तो फिर किसानों में अविश्वास क्यों है? क्या सरकार ने इन कानूनों के बारे में ठीक से चर्चा नहीं की, किसी तय व्यवस्था को दरकिनार करते हुए कानून पास करा लिए, या फिर लोगों के पास इसके प्रावधानों की जानकारी नहीं? जी नहीं, सरकार ने अपने कई मंत्रियों के द्वारा, मीडिया चैनलों के द्वारा, किसानों के द्वारा इन कानूनों का खूब प्रचार किया है। रवीश जैसे लोग जितना नाच लें कि अध्यादेश ले आई सरकार, लेकिन संसद ने इन विधेयकों को पास किया। बनर्जी जितना अविश्वास के गीत गा ले, लेकिन सरकार ने इसके हर प्रावधान को लेकर खूब चर्चा भी की है। अतः अगर किसी को पिज्जा खाने और मसाज करवाने में मजा आने लगा हो तो कानून के प्रावधानों को क्यों पढ़ेगा? जिसे पता हो कि वो आंदोलन में नहीं, आंदोलन करने के लिए आया है, तो किसी भी बात को क्यों मानेगा? संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को हटाने की बात हो रही है, जैसे कि संसद में जनप्रतिनिधि नहीं, कंपनियों के मालिक बैठे हुए। एमएसपी की गारंटी की बात की जा रही है, जबकि कोई यह देखने को तैयार नहीं है कि सरकार एमएसपी पर जब खरीदती है तो उसके चक्कर में होने वाले सरकारी घाटे को किसके द्वारा दिए गए टैक्स से पूरा किया जाता है। लोगों को यह नहीं जानना कि किसानों से हर साल लाखों टन अनाज आदि खरीदने के बाद सरकार उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच भी नहीं पाती, क्योंकि उसे कम दाम में बेचने पर दोबारा घाटा लगेगा। इस कारण भी गोदामों में अनाज की बोरियां सड़ती हुई दिखती। एक बात और, अगर हर खरीदार एमएसपी पर ही खरीदने को बाध्य हो जाएगा, तब जब सामानों का दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ने पर किसको घेरा जाएगा? समाजवाद की व्यवस्था जहां नागरिकों को भी सामान सस्ता मिले और किसानों को भी ज़्यादा पैसे, वहां संभव है जहां बजट सरप्लस में होता है। यहाँ हम हमेशा एक तरह की सब्सिडी को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाने में लगे रहते हैं। पूरी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, इसलिए सरकार को उन्हें भी देखना है और दूसरों को भी। ऐसे में समाजवादी सपने देखना सुहाना अवश्य लगता है, परंतु उसके दुष्परिणामों की चिंता किसी को नहीं है। सरकार एक संतुलन बनाकर चल रही है कि मंडी की व्यवस्था भी रहे और किसान उन चीज़ों का भी भंडारण कर सके जो पहले सरकारी नियंत्रण में थी, ताकि उन्हें बाद में खुले बाजार में बेच सकें। कॉन्ट्रैक्ट पर खेती का मतलब यह है कि किसान के पास एक और विकल्प है कि वो स्वयं खेती करना चाहता है या फिर अपनी लागत के हिसाब से कंपनियों, संस्थाओं या लोगों से अनुबंध करने के बाद उसके बाद होने वाले आकस्मिक नुकसानों से बचना चाहता है। इसे ऐसे देखिए कि अगर सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा इस कार्य में लगा दे जहां उसे हर सीजन में घाटा होना तय है, तो हो सकता है कि उसी किसान के घर में सिलेंडर की, बीमा की, आयुष्मान योजना की, पेंशन की, सम्मान निधि, ये सब की सब्सिडी नहीं पहुंच पाएगी। सरकारें पैसे नहीं छापती, बल्कि हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से जमा हुए पैसों को अलग अलग तरीकों से खर्च करती है। विकासशील देशों को एक समस्या होती है कि उन्हें संतुलन बनाकर ही चलना होता है, क्योंकि सब कुछ मुफ्त में या बिल्कुल ही कम मूल्य पर देने का मतलब है कि घूम फिरकर वह चोट भी सामान्य नागरिकों की ही जेब पर लगेगी। राहुल गांधी यह नहीं समझते, क्योंकि नोटबंदी के समय में जो 2000 का नोट उन्होंने निकाला था उसका काम उतने से ही चल रहा है, आम नागरिक का काम उतने से नहीं चलता। राहुल गांधी को राहुल गांधी होने की लग्जरी है। उन्हें लगातार मिलती हारों के बाद भी आप ही अध्यक्ष बन जाइए सुनने की अनसुनी लग्जरी। उन्हें इस बात की लग्जरी है कि वो सड़कों पर लोगों को उतार कर 10,000 लोगों पर पैसे खर्च कर सके, ताकि उनके राजनीतिक विरोधियों को अराजकता के दम पर झुकाया जा सके। उन्हें इस बात की लग्जरी है कि वो ट्वीट में भी भावुक बातें लिखकर वामी कामी मीडिया के ललना बन सकते हैं। उन्हें इस बात की भी लग्जरी है कि वो उन्हीं बड़ी कंपनियों को गरिया सकते हैं जिनके कारण देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। राहुल गांधी और उनके आंदोलनकारी किसानों की विचित्रता देखिए। अगर उनकी ये बात मान भी लें कि अडानी अंबानी कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, कि इसी देश की संस्थाएं अगर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समेत अन्य तरीकों से अपनी जगह बनाना चाहती है तो उसे क्रॉनी कैपिटलिज्म कहते हैं। लेकिन 1991 में देश की अर्थव्यवस्था को खोलने वाली नीति के लिए क्रेडिट लेना आज भी बंद नहीं करते। वैश्विक संदर्भ में देश की अर्थव्यवस्था को खोलना समय की मांग थी, लेकिन कांग्रेस अगर कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी व्यवस्था से इतना सशंकित है तो फिर वो इसका क्रेडिट क्यों लेती है? कोका कोला और पेप्सी ने देश के पेय पदार्थों के बाजार पर डुओपोली नहीं बना रखी है क्या? अमेजॉन, उबर, फेसबुक, गूगल, सैमसंग, शाओमी, नेस्ले, होंडा, ह्यूंडई, ये सब कहाँ की संस्थाएं? ये क्या अपना विशुद्ध लाभ भारत में ही रहने दे रही? जब आपके देश की सबसे पुरानी पार्टी को विदेशी संस्थाओं द्वारा बाजारों पर एक तरफा कब्जा करना सही लगता है और पतंजलि, अडानी, अंबानी का आगे आना बुरा, तब आपकी सोच के गुणसूत्रों में समस्या है।
कुछ विदेशी कंपनियां तो पहले से ही भारत में कृषि क्षेत्र में घुसी हुई हैं, तब तो आंदोलन नहीं किया किसी ने। नेस्ले, पेप्सी, ये सब सॉस, नूडल्स, मसाले आदि कहाँ से बनाते हैं? उनको किस नीति के तहत और किस सरकार ने बुलाया, और तब कैपिटलिज्म की याद क्यों नहीं आई किसी को? अपनी प्रासंगिकता खोता एक पत्रकार बकैत रवीश एक दिन फेक न्यूज चला देता है कि अडानी ने सरकार के लिए गोदाम बनाए हैं और फिर उसके हिसाब से सरकार ने इस साल कृषि बिल बना दी। जबकि सत्य यह है कि अडानी की कंपनी यूपीए के समय में भी एफसीआई को भाड़े पर गोदाम यानी साइलोज उपलब्ध कराती थी। उसी तरह हर बात पर अंबानी को घेर लिया जाता है कि वो सरकार को जेब में रखे चलते हैं। अगर अंबानी सरकार को जेब में रखकर चलते थे तो उन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी के मामले नहीं चल रहे होते। एक और आंकड़ा देख लेते हैं कि 2004 में रिलायंस के एक शेयर की कीमत जहां 84 रुपये थी, वही 2014 में 558 रुपये हो गई। मोदी के आने के बाद यह आंकड़ा अभी 1973 रुपये का है। यूपीए के 10 सालों में रिलायंस 6.6 गुना बढ़ा और मोदी के समय में 6 सालों में इसकी वृद्धि 3.5 गुना ही। हर साल का भी औसत निकालेंगे तो यूपीए के समय में रिलायंस ने बेहतर वृद्धि पाई। हमारे देश में यह विसंगति है कि लोगों को बड़ी कंपनियों से या वेल्थ क्रिएटर से समस्या है। हम चीज़ों को वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है। किसान शब्द सुनाई पड़ते हमें गरीब किसान याद आता है, लाला सुनते ही हमें कंगन रखकर सूद देने वाला बनिया नजर आता है, ब्राह्मण सुनते ही हमें व्यभिचारी और लालची ढोंगी व्यक्ति की याद आती है, उद्योगपति सुनते ही हमें खून चूसने वाला और ऐश करने वाला इंसान दिखता है। ये सारी कंडीशनिंग वामपंथियों ने कर रखी है। वामपंथियों की प्रकृति ही रही है कि वो अराजकतावादी होते हैं। सर्वहारा की बातें करने वालों कितने लोगों ने सर्वहारा को सत्ता दी है, वो इतिहास जानता है। वामपंथी अपनी सफलता या आंदोलन की सफलता के लिए समाज के हर ताने बाने को पहले से बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहता है ताकि वो स्वयं को एक विकल्प के रूप में स्थापित कर सके। जहां भी वामपंथी सत्ता में गए हैं, इतिहास देख लीजिए, वहां का समाज किस स्थिति में पहुंच चुका था। साथ ही उनके सत्ता में आने के बाद उनकी अपनी विचारधारा कैसे विकृत हो जाती है, वो चीन में दिखता है। विश्व के किस राष्ट्र में वामपंथ ने सामाजिक बेहतरी की है और वो राष्ट्र वैश्विक परिदृश्य में क्या हैसियत रखता है, ये भी पता कर लीजिए। वही नीच निगाह भारत पर भी है, चाहे वो इस्लामी गजवाए हिंद हो, ईसाई कन्वर्जन वाले मिशनरी हो या फिर वामपंथी विचारधारा। भारत इन सब का फाइनल फ्रंटियर रहा है, जहां ये उस तरह से कभी सफल नहीं हो पाए जैसे वो अन्य जगहों पर हुए। इसलिए राजनीतिक रूप से अलग होने के बाद भी ये तीनों तरह के परजीवी आपको राष्ट्रवादियों के विरोध में इकट्ठा मोर्चा लिए खड़े मिलते हैं। भारत में गरीबी ज़्यादा है और इसलिए हर पार्टी चाहती है कि हर तरह के कमज़ोर लोगों को एक दुश्मन खड़ा करके दिया जाए। गरीबों के लिए उद्योगपतियों को राक्षस की तरह दिखाया जाता है, मुसलमानों के लिए हिंदुओं को दुश्मन की तरह दिखाया जाता है, दलितों के लिए ब्राह्मणों को शत्रु के तौर पर खड़ा कर दिया जाता है। वही ब्राह्मण जो गरीब है वो दलितों के लिए दुश्मन है, भले ही दोनों की सामाजिक परिस्थिति बिल्कुल एक ही है। वही हिंदू जो दलित है मुसलमानों की एक भीड़ के लिए काफिर बन जाता है, जबकि दोनों की सामाजिक स्थिति एक सी ही है। ऐसे में दुश्मन तैयार करने में नेता लोग आगे रहते हैं, जिनका राजनीतिक करियर लगातार खत्म होता जा रहा है और जो जानते हैं कि निकट भविष्य में वो सत्ता में आ ही नहीं सकते। वो कभी बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं तो कभी न्याय योजना की, वो कभी अडानी और अंबानियों का बहिष्कार करते हैं तो कभी उस पतंजलि का जिसने हजारों कृषकों को एक नए बाजार से जोड़ा है। आम आदमी कभी कभी अपनी मूर्खता में वास्तविकता से इतनी दूर हो जाता है कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि एलोवेरा का जूस हो या फिर दांत साफ करने का पेस्ट, उन सब के आधार में कृषि ही है, न कि पतंजलि वाले तपस्या करते हैं और उनके च्यवनप्राश का डब्बा च्यवन ऋषि जो है स्वर्ग से फेंक देते हैं पैक करके। किसान नहीं है ये खराब गुणवत्ता के नुक्कड़ नाटक के कलाकार हैं। इंदिरा को ठोका था मोदी को भी ठोक देंगे से शुरू हुए आंदोलन से किसान के मुद्दे अब गायब हो चुके हैं और अब यह हाय हाय मोदी मर जा तू यहां तक पहुंचा। शाहीन बाग की आंशिक सफलता के बाद इन्होंने आंदोलन के नाम पर सड़कों पर अस्थायी टाउनशिप बनाने की योजना को परफेक्ट कर लिया। अब यहाँ फुट मसाज से लेकर सिनेमा प्रोजेक्टर और प्रोटीन शेक और पिज्जा मिल रहा है। कुछ दिनों में यहाँ से ये भी कहानियाँ आएंगी कि सड़क पर ही आंदोलन करते हुए मोदी तू मरता क्यों नहीं का रैप बनाने वाले बंटी से गाल पर फक हिंदू राष्ट्र लिखवा कर घूमने वाली बबली को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। शाहीन बाग की तर्ज पर इस ठंड में 1-2 नवजात शिशुओं की बलि भी दी जाएगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय खबर बने कि क्रूर मोदी के राज में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करता हुआ एक नवजात मर गया।
अंततः सवाल तो यही है कि विपक्ष ने जिस बिल को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया था उसी का विरोध क्यों कर रहा है। उत्तर यही है कि बिल कोई भी हो, मोदी पर फाड़ दो और विरोध में जुट जाओ। फंडिंग आ ही रही है, पिज्जा बन ही रहा है, बाबाजी के तलवों में खालिस्तानी लोग मशीनों से मसा कर ही रहे हैं। चूंकि पंजाब के लोग हैं तो मैं लगभग आश्वस्त हूं कि यूट्यूब पर दिसंबर के अंत तक किसान आंदोलन का एक पूरा एल्बम जारी हो जाएगा। ये आंदोलन कम और आयोजन ज़्यादा है। भारत ही ऐसा देश है जहां टेंट गाड़ कर उन कानूनों के नाम पर आंदोलन होता है जिसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ एक राज्य के उन्हीं किसानों की बात को सच माना जाता है जो सरकार के विरोध में खड़े हैं, लेकिन सरकार को समर्थन देने वाले भले ही संख्या में ज़्यादा हैं, वो किसान होने के बाद भी गलत बताए जाते हैं। राशन लेकर आंदोलन पर आने वाले लोग आंदोलन करने नहीं आते। उन्हें ये कैसे पता है कि उन्हें 4 महीने तक बैठना पड़ेगा? क्या उनके पास पहले का कोई ऐसा उदाहरण है जहां ऐसा हुआ हो कि सरकार ने 4 महीने तक बात ही न की हो? ऐसा उदाहरण नहीं है। शाहीन बाग बनते बनते बन गया और सारी फंडिंग आते आते आ गई। यहाँ शाहीन बाग का अनुभव है, इसलिए शुरुआती तौर पर 4 महीने की तैयारी है, तब तक अगले 4 महीने की भी हो जाएगी। राशन लेकर आना बताता है कि चाहे सरकार तुम्हारी मांग मान भी ले, हटना नहीं है। इनकी मांग में शाहीन बाग के दंगाइयों और नक्सलियों की रिहाई की बात क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार को किसानों के मुद्दे पर सरकार कुछ संशोधन कर भी दे, लेकिन रिहाई की बात तो मानेगी नहीं। साथ ही इन्होंने संशोधन की भी मांग नहीं की। इन्होंने सीधे 3 कानूनों को वापस लेने की बात की है, जिसका विरोध भारत के बाकी 27 प्रदेशों का किसान नहीं कर रहा है। स्पष्ट है कि आपको मांग ही ऐसी रखनी है कि माने ही न जाए, तो आंदोलन जीवित रहेगा। जैसे कि फरवरी 2020 में भीम आर्मी और सीए विरोधी इस्लामी संगठनों ने जानबूझकर पुलिस से अपने पदयात्रा की अनुमति नहीं ली, ताकि उन्हें ज्यों ही रोका जाए पुलिस के द्वारा वो ये कहेंगे कि मोदी की पुलिस छात्रों को आगे बढ़ने से रोक रही है, संवैधानिक अधिकारों पर हमला हो रहा है। इसलिए राशन के साथ आए लोग मुझे आंदोलनकारी नहीं लगते। भले ही उनके पास खेत हो और वो कृषि भी करते हो, पर मेरी सहानुभूति उनके साथ नहीं है। वह इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे उनकी मंशा पर गहन संदेह है। जब राहुल गांधी जैसे लोग इसमें कूदते हैं और भावुकता से भरी कविता करने लगते हैं, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हमारे सामने वो विचारधारा है जो तब तक लड़ने की बात रखती है जब तक वो जीत ना जाए। उसे एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन हासिल है जिसका नेता एक नरगधी है, लेकिन उसके पास परिवार के पुराने विकसित तंत्रों के कारण फंडिंग की क्षमता है। इस विचारधारा का मूल लक्ष्य बर्बादी है, सड़कों पर लोगों की अराजकता का नंगा नाच है, ताकि वो जलते हुए बाजार के बीच खड़ा होकर कह सके कि देखो इन पार्टियों ने तुम्हें क्या दिया, लोकतंत्र ने तुम्हें कहां पहुंचाया। इन उद्योगपतियों के घर को देखो और अपना घर देखो, इन्होंने तुमसे ही तो लूट कर यह घर बनाया है। हम तो कब से कहते थे कि सर्वहारा ही सर्वोच्च है और उनका ही राज होना चाहिए। आज भले ही चीन से लड़ाई हो, लेकिन आप शाओमी की फैक्ट्रियों में आग नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी फैक्ट्री में भारतीय लोग काम करते हैं, उनका घर चलता है। विरोध और बेवकूफ़ी में अंतर होता है। विदेशी निवेश भी आवश्यक है, क्योंकि आपके घर में जिनके पास पैसा है, आवश्यक नहीं कि उनके पास आईफोन बनाने की क्षमता भी हो। इसलिए कई मामलों में विदेशी निवेश से अपने देश के लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, कच्चे माल के इस्तेमाल की आवश्यकता के जरिए अपने लोगों के लिए परोक्ष रोजगार और टैक्स के रूप में राजस्व में वृद्धि होती है। विदेशों में ऐसे लोगों को आदर्श की तरह देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अंबानी ने जियो बनाया और सबके फोन से बैंकिंग ऐप में सेंध मारकर पैसे चुरा रहा है। आपको किसी ने जबरन तो नहीं कहा कि जियो का सिम ले लो और रिलायंस फ्रेश से ही सब्जियां खरीदना। अडानी ने तो जबरदस्ती नहीं किया आपके साथ। टाटा ने ये तो नहीं कहा कि मेरी कार नहीं लोगे तो मोदी को जाके बता देगा और मोदी जो है जेल में डाल देगा। क्या इन कंपनियों ने आप पर विकल्पहीनता की भी स्थिति लाई, या सरकार ने कहीं भी कहा कि सिम तो जियो का ही लेना होगा और बिजली तो अडानी ही देगा? या फिर सरकारी परियोजनाओं में इन कंपनियों के होने का कारण एक बिडिंग प्रक्रिया है जो सारी कंपनियों को उपलब्ध है। हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछ दिया कि टाटा को कैसे दे दिया गया संसद भवन का काम, जबकि टाटा ने लार्सन एंड टूब्रो से कम पैसों की बिडिंग करके ये ठेका जीता है। कंपिटिटिव बिडिंग होती है। बात वही है कि जिन लोगों ने आधुनिक भारत को आकार देने में अहम योगदान दिया है, उन्हें बड़ी ही आसानी से गुंडा और लुटेरा बनाकर दिखा दिया जाता है। अगर क्रोनी कैपिटलिज्म ही चल रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी ने रैन बक्सी, बिरला, टाटा, वीडियोकॉन, वेदांता, जिंदल आदि कंपनियों से चंदा क्यों लिया? आखिर यूपीए के 10 सालों में 1 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अंबानी समूह को कैसे दे दिए गए?
जब ये लोग इतने घृणित हैं तो तुम्हारी पार्टी के शीर्ष नेता इनके कोर्ट के केस क्यों लड़ते हैं? कहाँ चली जाती है विचारधारा? तब तुम्हें याद आएगा कि सरकारी प्रक्रिया के तहत रिलायंस ग्रुप को ठेके मिले, चंदे तो सारी पार्टियां लेती हैं, कोर्ट केस तो पार्टी नेता के तौर पर नहीं, एक वकील के तौर पर लड़े जाते हैं। सारा ज्ञान जो है तभी छलक कर बाहर आता है। अगर टैक्स का हेरफेर हुआ है, किसी कंपनी ने कहीं डाका डाल दिया, कुछ गलत किया, तो उस पर सबका ध्यान खींचना आवश्यक है। लेकिन सिर्फ उस कंपनी का बड़ा होना, उसके उत्पादों की सामाजिक स्वीकृति, उसके प्रोडक्ट्स का सफल होना कोई अपराध नहीं है। अपराध है एक पार्टी का डूबते ही जाना और शीर्षस्थ नेतृत्व का गोवा में, थाईलैंड में या कोलंबिया में होना। अपराध है कि पार्टी चलाना आपका मुख्य कार्य है और आपके बड़े नेता बार बार चिट्ठियां लिख रहे हैं और आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा करना अपने कार्यकर्ताओं को ठगना है और राष्ट्र को एक सशक्त विपक्ष की जगह सियारों और लकड़बग्घों की एक अशक्त सेना दे देना। राहुल गांधी अपने मूल कार्य में असफल रहे हैं और उनके जैसे लोगों का संसद में होना सुनिश्चित करता है कि कांग्रेस आंख मारे वो लड़का आंख मारे से लेकर हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे, उसी में प्रसन्नचित्त है। जो पार्टी इस तरह की खुमारी में जीती हो, उसका नेता अपने आप को सैमुअल टेलर कॉलरिज और अपने ट्वीट को कुबला खान जैसी अप्रतिम रचना नहीं मानेगा तो क्या करेगा? जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।